गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो हमने अपने डीएमई का सिलेबस एक बार पूरा कवर कर लिया है। मैंने आप लोग को असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल्स और ऑलमोस्ट सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया है। अभी तक आप लोगों ने शायद अपनी कॉपी कंप्लीट नहीं की है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी कंप्लीट करें, क्योंकि मैं सबकी कॉपी वन बाय वन व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके चेक करूँगा। प्लस मुझे आप लोगों से ट्यूटोरियल्स और असाइनमेंट्स भी कंप्लीटेड चाहिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 1, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, सब पढ़ चुके हो और अब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इसको फॉलो करते जाओ। ठीक है ना। एक रिवीजन क्लास अपन करेंगे, तो इसको बस आप लोगों का काम है, इसको फॉलो करते जाइए, इसको देखते जाइए, इसको पढ़ते जाइए और प्लस जो भी है अपनी कॉपी कंप्लीट करते रहिए। किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो वो टॉपिक बताइए, तो हम उस टॉपिक को भी बीच में कवर कर लेंगे। ठीक है ना। आई रिपीट, सी एस ए में या बी में आपको पूरे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे डाउट है। तो जो भी टॉपिक्स ज़्यादा बार लोग बोलेंगे उस टॉपिक के ऊपर अपन किसी भी दिन एक स्पेशल लेक्चर ले लेंगे, एक्स्ट्रा टाइम में ले लेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप लोग कोई टॉपिक नहीं देते हो मेरे को, तो मैं एज यूजुअल अपना सिलेबस जैसा था वैसे ही चलता रहेगा, रिवीजन क्लासेस चलती रहेंगी। तो हम शुरू कर रहे हैं आज से इंजीनियरिंग मटेरियल रिवीजन क्लासेस। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और लेक्चर पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग, चैप्टर का नाम है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो यहाँ हम पे बात करने वाले हैं मटेरियल्स की। ठीक है ना। मटेरियल्स मटेरियल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ। ठीक है ना, पदार्थ उनको मटेरियल्स बोलते हैं और ये है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो इंजीनियरिंग में यूज होने वाले जो मटेरियल्स हैं बेसिकली उन्हीं को इंजीनियरिंग मटेरियल्स कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इंजीनियरिंग मटेरियल्स का डिस्कशन किस में होता है, कौन से सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट का नाम है मटेरियल साइंस। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज की डेट में मटेरियल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च चल रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमें मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर आप कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करते टाइम आपने ये नोटिस किया होगा, कुकिंग करते टाइम आप जो यूटेंसिल्स, जो बर्तन यूज करते हैं वो आप बनाते हैं मेटल्स के या एलॉयस के। ठीक है। पहले, बहुत पहले मिट्टी के बर्तनों में कुकिंग होती थी, वो भी बहुत अच्छी बात थी, लेकिन एज यूजुअल आप जानते थे मिट्टी के बर्तन कमज़ोर होते हैं और उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम रहती है। तो उससे नुकसान क्या होता है हमारा? उससे नुकसान होता है कि फ्यूल ज़्यादा लगता है, फ्यूल ज़्यादा लगेगा। अब मिट्टी के बर्तनों को रिप्लेस किया मेटालिक कंपोनेंट्स ने, तो ये अब वजन में भारी रहते हैं, महंगे रहते हैं, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है और स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। तो इसमें हमारा कुकिंग फास्ट हो गया, इजी हो गया। और यही है, थोड़ा उसको मेटालिक बर्तन है, अगर उसका प्रॉपर तरीके से रखा जाए तो उसमें, अब आपने देखा होगा जो मिट्टी के बर्तन रहते हैं वो थोड़े से रफ रहते हैं। तो रफ बर्तनों में क्या होता है, बेसिकली आपका जो भी खाना आपने बनाया वो अनाज उसके बीच में कहीं किसी पोर्स में फंस सकता है, आप उसको साफ करेंगे तो अंदर से निकलेगा नहीं, तो धीरे धीरे हो सकता है इस पर बैक्टीरिया आ जाए। तो हाइजीन पर्पज से भी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन मेटालिक बर्तन आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट था। तो ऐसे ही हमें मटेरियल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम उन मटेरियल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर में आता है ये। और हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसका जो डेफिनेशन है कि मटेरियल साइंस क्या है। ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस। ठीक है ना, ब्रांच है अप्लाइड साइंस की, विच इज कंसर्न विथ इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग। ये रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। रिलेशनशिप किन दो चीज़ों के बीच में हो? रिलेशनशिप हमेशा दो दो वस्तुओं के या दो लोगों के बीच में होता है। तो इस रिलेशनशिप किसका? स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टीज। मतलब एक तो स्ट्रक्चर और दूसरा उसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिकली बात करता है कि मटेरियल के स्ट्रक्चर में, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उससे इसके प्रॉपर्टी में क्या असर पड़ता है, मतलब इन दोनों के बीच में आपस में क्या संबंध है। ये संबंध जिस विषय में पढ़ते हैं उस विषय का नाम है मटेरियल साइंस। ठीक है ना, पदार्थ विज्ञान। और मटेरियल साइंस एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है ना, मटेरियल साइंस के अंदर ही आता है। तो मटेरियल साइंस आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। तो मटेरियल साइंस का हम क्लासिफिकेशन, इंजीनियरिंग मटेरियल्स का हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण देखते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है,
हम क्लास में कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली ब्रॉडली इंजीनियरिंग मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक मेटालिक, मेटालिक मतलब धातु, और दूसरा नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक मतलब अधातु, जो धातु नहीं है। ठीक है ना। अब हम मेटालिक पे फोकस करते हैं। मेटालिक, अब आप जानते हैं कि जो सबसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेटल, अगर मैं आपसे बोलूं मेटल, जैसे ही मैं बोलता हूं मेटल, किसी एक मेटल का नाम बताइए, तो आप देखिएगा 90% लोग सबसे पहले जो मेटल का नाम लेते हैं वो है आयरन, अर्थात लोहा। सबसे कॉमन मेटल है, सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा। अब कॉमन क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा अवेलेबल है, अवेलेबल है, इसकी अवेलेबिलिटी बड़ी अच्छी है। ठीक है ना, लोहे की। इसलिए आप देखेंगे आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आयरन से, या फिर आयरन के आयरन के ही उससे बनता है, मतलब आयरन से ही डिराइव होकर बनता है। फॉर एग्जांपल आपके घर के बर्तन है वो स्टील है, उसमें प्राइम कंपोनेंट आयरन रहता है। आपका टेबल का फ्रेम है, आपके कूलर की बॉडी है, आपके सिलेंडर की बॉडी है, या फिर आपके फैन का हब है, फैन के ब्लेड हैं, आपके खिड़की की जो ग्रिल्स हैं, आपका ऑटोमोबाइल, आपकी जो गाड़ियां हैं, वो सब की सब बनती हैं। उसमें कहीं ना कहीं या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में आयरन ही मेन कंपोनेंट रहता है। तो जब आयरन है और उसके बाद आयरन के अलावा बाकी सब अलग, तो इसलिए मेटालिक कंपोनेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब देखिए जो क्लासिफिकेशन होता है ये हम अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है ना। तो मेटालिक, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मतलब जो जिसमें मेन कंपोनेंट आयरन हो, नॉन फेरस मतलब आयरन छोड़ के बाकी सब कुछ और हो। तो फेरस, अब मैं आप लोग को आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा चुका हूँ। फेरस मतलब आयरन और उसमें कार्बन लाता हूँ। तो ये इसमें क्या है, मेटालिक, मेटालिक के अंदर मेटल्स भी आते हैं, मतलब सिंपल धातु, और एलॉयज भी आते हैं। एलॉयज माने मिश्रित धातु, मेटल्स और एलॉयज दोनों आ जाते हैं। इसमें फेरस, फेरस दो टाइप के हो गए। एक तो कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कब बोलते हैं? कास्ट आयरन जब बोलते हैं जब कार्बन परसेंटेज ज़्यादा हो 2% से। आयरन में 2% से ज़्यादा अगर कार्बन है तो कास्ट आयरन है, और अगर 2% से कम कार्बन है तो वो, 2% से ज़्यादा हो तो कास्ट आयरन, और कार्बन अगर 2% से कम हो तो वो हो जाता है स्टील। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है फेरस में, कास्ट आयरन और स्टील में। कास्ट आयरन का टाइप देख लीजिए, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन, नॉड्यूलर कास्ट आयरन, बड़े ढेर सारे रहते हैं। चिल्ड कास्ट आयरन, स्पेरोइडल कास्ट आयरन, नॉड्यूलर को स्पेरोइडल बोलते हैं। स्टील देखिए, माइल्ड स्टील, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो ये मटेरियल देखिए, माइल्ड स्टील। आपके घर में आप जो भी देखते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपसे बोला, आपके सिलेंडर की बॉडी, या फिर आपका आपका जो गैस का जो चूल्हा आता है, या फिर आपके टेबल का फ्रेम रहता है, या फिर आपके फैन के ब्लेड्स रहते हैं, आपके ऑटोमोबाइल की बॉडी रहती है, आपके खिड़कियों में जो ग्रिल्स लगे हैं, वो सब के सब माइल्ड स्टील से बना हुआ है। उसको बोला जाता है एमएस। आपको यही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, सबसे चीप और सबसे शानदार मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में। आपकी जो रॉड्स आती हैं, कंस्ट्रक्शन की रॉड्स रहती हैं, वो सब की सब एमएस की बनी रहती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, स्टील में हाई कार्बन स्टील रहता है, इसके बाद हाई स्पीड स्टील रहता है। हाई स्पीड स्टील को एचएसएस भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसके आगे ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा, एचएसएस। इसको बोलते हैं हाई स्पीड स्टील। अब इसको हाई स्पीड स्टील क्यों बोला जाता है, स्पीड से क्या रिलेटेशन है इसका? तो देखिए, इसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है। इसको हाई स्पीड स्टील इसलिए बोला जाता था क्योंकि पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति में जो सबसे पहले मशीन आई थी वो थी लेथ मशीन। ठीक है ना, प्रोडक्शन के लिए, इसलिए सबसे पहले यही मशीन पढ़ाई जाती है। इसके अलावा और भी मशीनें थी, मिलिंग मशीन, शेपर मशीन। तो लेथ मशीन में क्या होता है, आपका जो जॉब है वो, जैसे आपका जॉब है, ये आपका जॉब रोटेट हो रहा है, और इसमें मैंने एक टूल लगा के, एक टूल पोस्ट में टूल लगा के मैं इसमें से मटेरियल रिमूव करता हूँ। ठीक है ना। तो ये जो टूल है, पहले ये सिंपल किसी भी मटेरियल का टूल बना लेते हैं, एमएस का या फिर किसी भी उसका मटेरियल का। तब उतनी रिसर्च हुई नहीं थी मटेरियल साइंस में, तो ये कोई भी टूल बना के जब इस पर टच करते थे तो ये बहुत हाई, ये मतलब नॉर्मल स्पीड में रोटेट होता था। तो क्या होता था, ये टूल धीरे धीरे रेड हॉट होता था, ये धीरे 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 ये टूल खुद ही रेड हो जाता था, लाल हो जाता था, इतना इतना हीट जनरेट होती थी। और जब कोई चीज़ रेड हॉट हो जाती है तो वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो अगर आपका जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड स्पीड के ऊपर जाता था, बहुत तेज़ी से घूमता था, तो आपका ये जो टूल है ये बहुत जल्दी रेड होके, सॉफ्ट होके खुद ही मुड़ जाता था, बेंड हो जाता था, और इसमें से मटेरियल रिमूव नहीं कर पाता था। फिर टेक्नोलॉजी थोड़ी डेवलप हुई, मटेरियल साइंस में थोड़ा सा रिसर्च हुई तो एक नया मटेरियल ढूंढा गया, बनाया गया, जिसको उस मटेरियल से ये देखा गया कि हाई स्पीड में भी घुमाने पे ये रेड हॉट नहीं होता और मटेरियल नहीं, मतलब मटेरियल रिमूव हो जाता है हाई स्पीड में। तो ये केपेबल था हाई स्पीड में काम करने के, इसलिए इसको नाम दिया गया हाई स्पीड स्टील। आई होप ये कहानी क्लियर होगी। अब ये कहानी क्लियर है तो हो सकता है आप लोग से वैसे आप सीएस वाले हो तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मे भी कहीं इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मेटालिक, फेरस हमने देख लिया, अब हम देखते हैं नॉन फेरस। नॉन फेरस क्या होता है, जिसमें आयरन नहीं होता, डायरेक्ट आप एलिमेंट लिखिए, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम एल,
कॉपर Cu, लेड Pb, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्या है Mg, निकल Na, टिन Sn, जिंक Zn। ठीक है ना, सिंबल याद रखिएगा। ठीक है ना, सिंबल याद रखना बहुत जरूरी है। हर जगह आप नाम नहीं लिखेंगे, कहीं कहीं सिंबल का भी यूज कीजिए। नॉन मेटालिक अगर आप देखेंगे तो नॉन मेटालिक दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को बोला जाता है जैविक, आपने सुना होगा ना ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती। ऑर्गेनिक मतलब जैविक, और इनऑर्गेनिक मतलब अजैविक। तो देखिए ऑर्गेनिक मतलब होता है जो कभी कभी भी मतलब मटेरियल कहीं से आता है, जैसे अगर आप लकड़ी लाए हैं तो पेड़ से लाए हैं। ठीक है, अगर आप आयरन निकाल के लाए हैं तो कहीं से आपने माइनिंग की है, वो कहीं से निकल के आया, मतलब वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट था इस अपने प्लानट पे, कहीं किसी ना किसी रूप में प्रेजेंट था, आप वहां से उसको डिराइव करके लाए हैं। फिर आपने उसके स्ट्रक्चर्स में दूसरे तरीके से केमिकल रिएक्शंस या फिर कोई भी प्रोसेस उसमें बदलाव किया और अपने उपयोग में लाए हैं उसको। ठीक है ना, आप पेपर लाए हैं तो वो भी कभी वो जो पेपर था वो कहीं ना कहीं पेड़ किसी लिविंग ट्री का पार्ट था। आप लेदर लाए हैं तो कभी किसी जानवर के ऊपर था, फिर वो मर गया तो आपने निकाल लिया उसमें से। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक उसको बोला जाता है जो कभी कभी भी अब कभी भी एक जीवन का पार्ट हो, मतलब लाइव अलाइव हो, उसमें जीवन रहा हो कभी भी किसी भी फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, प्लास्टिक कैसे बनता है, प्लास्टिक क्या होता था, रेजिन। रेजिन कहाँ से निकलता था, प्लास्टिक के रेजिन आते थे, रेजिन कहाँ से निकलता था, पेड़ों से निकाला जाता था, फिर उसको उसमें अलग अलग टाइप के प्रोसेस करके उसको प्लास्टिक बनाया जाता था। ठीक है ना, रबर, रबर के ट्री होते हैं, ये भी पेड़ से आता है। लेदर, लेदर जानवर से आता है, जानवर में जान होती है। प्लास्टिक पेड़ों से निकलता है, पेड़ में जान होती है। रबर पेड़ से निकलता है, पेड़ों में जान होती है। लेदर जानवर से निकलता है, उनमें जान होती है। पेपर पेड़ों से निकलता है, उनमें जान होती है। लकड़ी पेड़ों से आती है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉसिल फ्यूल्स थे। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो बहुत मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो डायनासोर और जानवर आनवर रहते थे, जब वो मर गए तो उनके पूरे ढांचे वांचे और उनका पूरा शरीर कहीं जाके धरती में दब गया और धीरे 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 वो ट्रांसफॉर्म होकर फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। तो उसी से हमें मिला, तो वो भी कभी जीवन का पार्ट थे, तो इसलिए ये आता है ऑर्गेनिक में। क्लियर है। ऑर्गेनिक में एक चीज और है कि ऑर्गेनिक जो है वो मेनली कार्बन, उसमें मेन कंपोनेंट कार्बन रहता है, आपको इसमें हर जगह कार्बन ही कार्बन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक। उसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक रहता है कि इनऑर्गेनिक बेसिकली या तो लाइफ रहती नहीं है, मतलब उसमें कभी था नहीं। और देखिए एग्जांपल क्या है, सिरेमिक है, सीमेंट है, ग्लास है, ग्रेफाइट है, मिनरल्स है, इसके मतलब सिंथेटिक ही रहते हैं। हम आगे और देखेंगे डिटेल में इनऑर्गेनिक के बारे में। ठीक है ना, तो आई होप ये क्लासिफिकेशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड एलॉयज। तो देखिए मेटल्स, मेटल्स मतलब धातु, एलॉयज मतलब मिश्रित धातु। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर आप मैं आपसे बोल दूं कि मेटल होता क्या है, इसको डिफाइन कीजिए, धातु होती क्या है, आप कैसे किसी चीज को डिफाइन करते हैं। तो किसी भी चीज को डिफाइन करने का जो सबसे पहला तरीका है वो रहता है कि जब हम उसे पहली बार देखते हैं, जब आप किसी चीज को पहली बार देखेंगे, अब आप डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि मेटल के बारे में सीधा आप उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर कूद जाएंगे, नहीं, पहले उसका आप मोटा मोटी ऊपर से बताएंगे कि वो होता कैसा है एक्चुअल में। ठीक है, जैसे अगर आपसे बोल दूं कि बताइए भाई आपने पर्टिकुलर कोई गाड़ी पसंद है आपको, जैसे मान लीजिए जैगवार है या फिर ऑडी है, मैं आपसे बोलूँ कैसी है, तो आप बताएंगे उसके बारे में कि उसका डिज़ाइन अच्छा है और ऐसा है, इस कलर में अवेलेबल है, मतलब उसका विजुअल। और प्लस उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो कंफर्ट के हिसाब से कैसा है, तो वैसे किसी चीज़ को डिफाइन किया जाता है सबसे पहले बेसिक स्टेप। तो मेटल्स के बारे में बात करते हैं, तो जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपेक होते हैं। ओपेक मतलब अपारदर्शी। अगर कोई जैसे आपके घर में जो खिड़की लगी है ना, उसमें जो शीशा लगा है जिसमें से आप आर पार देखते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, वो ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक बटर पेपर होता है या फिर टिश्यू पेपर होता है। ठीक है ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको उसके उस पार की आकृति तो नजर आएगी लेकिन एग्जैक्टली पूरा नहीं दिखेगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा कोई खड़ा रहता है तो मतलब आकार तो दिखेगा आपको, एक शेप दिखेगा कि हाँ कोई खड़ा है, लेकिन एग्जैक्टली में उसका पूरा डिटेल में नहीं समझ में आएगा, उसका चेहरा नहीं दिखेगा। तो जहाँ पे बहुत लिमिटेड दिखाई देता है, केवल आकार और ऊपर का समझ में आता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपुलेंट। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ट्रांसपुलेंट। सबसे पहले होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार एकदम क्लियर दिखता है। ट्रांसपुलेंट मतलब पार्शियली आर पार दिखता है, पूरी तरह नहीं दिखता। उसके बाद होता है ओपेक। ओपेक क्या होता है, ओपेक के आर पार बिल्कुल नहीं दिखता है। तो मेटालिक मिनरल्स कैसे होते हैं, ओपेक होते हैं। आप बताइए कोई भी एक धातु जिसके आप आर पार थोड़ा भी देख सकें, अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ओपेक के बाद लश्चरस होते हैं। लश्चरस मतलब इनकी खुद की एक चमक होती है, इनकी खुद की एक चमक होती है। ठीक है ना, इनको आपको ऊपर से पॉलिश नहीं करना पड़ता। अगर आप उसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर के कोई भी बर्तन देख लीजिए या कोई भी मटेरियल ले आइए, अगर उसके ऊपर रस्टिंग ना हुई हो, रस्टिंग रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी टाइप ऑक्सीडेशन ना हो,
तो वो चमकेगा ही चमकेगा। और मान लीजिए अगर रस्टिंग है तो आप उसको थोड़ा सा घिसिए या फिर उसके ऊपर से रस्टिंग वाला वो निकालिए, तो आपको उसके अंदर से उसकी लश्चरस सरफेस दिखेगी। तो लश्चरस होते हैं, उनकी खुद की एक चमक होती है। और उनमें क्या होता है, मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल याद होगा सबको, जो मेंडलीव ने बनाया था। एलिमेंट्स मतलब तत्व, तत्व मतलब जिनमें एक प्रकार के एटम होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो है सब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब के सब एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब तत्व हैं। ठीक है ना, ये अपने जैसे यूनिक है। कार्बन है तो कार्बन का सिंबल सी है। तो कार्बन जैसा कोई दूसरा आपको एटम नहीं मिलेगा, कार्बन सिर्फ कार्बन ही है। हाँ, आपको कार्बन किसी दूसरी वस्तु में मिल जाएगा लेकिन रहेगा वो कार्बन ही। तो जो यूनिक रहते हैं, अपने जैसे रहते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। ये है मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होता है, ओपेक होते हैं, लस्ट्रस होते हैं और कंसिस्ट ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं। मेटालिक एलिमेंट्स, मेटालिक कौन कौन से हैं? एस सी, सॉरी, एस सी 21 नंबर पे, ये 21 नंबर पे आता है। उसके बाद टी आई, टाइटेनियम, फिर वी, फिर सी आर, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर निकल, नहीं नहीं, आयरन के बाद फिर आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर निकल, फिर ठीक है, फिर के यू, के यू का आई होप नाम नहीं पता मेरे को भी, फिर जेड एन जिंक। ठीक है, तो ये सब है, ये सब मेटालिक मिनरल्स हैं। 20 के बाद ही शुरू होता है मेटल, 20 के पहले कोई मेटल नहीं मिलेगा आपको। मरकुरी जो होता है उसको लिक्विड मेटल बोलते हैं, याद कर लीजिएगा, मरकुरी को लिक्विड मेटल बोलते हैं। अब देखिए, इन जनरल सॉरी, एन एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो एलॉय क्या होता है, मिश्रित धातु, एक सॉलिड सॉल्यूशन में। ठीक है ना, सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड नहीं होता। आपने पानी में शक्कर डाल के उसको छोड़ दिया तो धीरे धीरे एक मिक्सचर तैयार हो गया, उसको बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन कैसा है, मतलब वो सॉलिड है। ठीक है ना, आपके घर के जो बर्तन है वो सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है ना, उनमें लिक्विड फॉर्म में कुछ मिला के उनको सॉलिडिफाई कर दिया जाता है। तो alloy is a mixture of two or more elements in solid solution. Its properties are quite different from those of consisting metals. तो देखिए, alloy क्या होता है, alloy बेसिकली होता है एक से ज्यादा धातुओं को, या एक धातु को और दूसरे किसी और, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हमेशा मेटल में मेटल ही मिलाया जाता है। मेटल में कई बार कुछ और भी मिलाया जाता है। ठीक है ना, जैसे आयरन में कार्बन मिला दिया। तो एक सॉलिड सॉल्यूशन में एक मेटल और एक दूसरा कोई मेटल या फिर नॉन मेटल मिला हुआ है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके जो पेरेंट मटेरियल है उनसे काफी अलग है। ठीक है ना, डिफरेंट है, तो उसको बोला जाता है एलॉय, मिश्रित धातु। अलॉइंग की क्यों जाती है, अलॉइंग की ही जाती है प्रॉपर्टीज बदलने के लिए, ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे तो आपका स्टेनलेस स्टील है, आपके जो घर के बर्तन है वो स्टेनलेस स्टील के हैं, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, ये स्टेनलेस है। ठीक है ना, आप कभी भी अपने घर के बर्तनों को आप कहीं भी रख दीजिए, उसमें पानी लगेगा, नमक के पानी में डुबा दीजिए, उसको कहीं भी रख दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा बहुत आएगा लेकिन एकदम रस्टिंग नहीं होगी। आप ध्यान देंगे कि उस पर जंग नहीं लगती है। ठीक है ना, आप कभी भी देखिएगा आपके घर के बर्तनों में बहुत साल अगर हो जाते हैं, बहुत 10 15 20 साल हो जाएंगे, तो आपको उसमें कहीं कहीं धब्बे दिखेंगे रस्टिंग के, बिल्कुल छोटे छोटे। लेकिन जैसे इन जनरल लोहे में या फिर आयरन में रस्टिंग होती है जितनी स्पीड में, और जितनी स्पीड में मेटल लॉस होता है, स्टेनलेस स्टील में उतनी स्पीड में नहीं होता। तो इसका फायदा क्या है, स्टेनलेस है तो रस्टिंग नहीं होगी। जो रस्टिंग होती है वो सरफेस रफ हो जाती है, तो अगर वो सरफेस रफ हो जाएगी तो उसमें खाना फंसेगा, खाना फंसेगा तो बैक्टीरिया डेवलप होंगे, तो हेल्थ इशू है उसमें। ठीक है ना, उसमें हेल्थ इशू है। तो इसलिए आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज करते हैं, सस्ते भी हैं, आसानी से साफ भी हो जाते हैं, हल्के भी हैं। ठीक है ना, तो उसके प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो कैसे बनता है, स्टील में जब आप आई थिंक क्रोमियम मिला देते हैं, जब आप क्रोमियम मिला देंगे स्टील में तो उससे स्टेनलेस स्टील बनता है। आगे पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में। ठीक है ना, मेटल्स और अलॉयज की थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, रेगुलर, मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर समझ लो, ऑर्गेनाइज्ड समझ लो। और बहुत क्लोज, मतलब एक एटम दूसरे एटम के बहुत ज्यादा क्लोज रहता है, डिस्टेंस बहुत कम रहता है, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है। लश्चरस अपीयरेंस रहता है, चमकीली सतह रहती है, और डेंसिटी ज्यादा रहती है, घनत्व ज्यादा रहता है, इसलिए भारी रहते हैं। उसके बाद गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर मतलब अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब अगर आप मेटल से अलॉयज यूज करेंगे तो उसमें हीट भी बड़ी आसानी से ट्रांसफर होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी। मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल मतलब आप अगर उसको बहुत जोर से दबाएंगे, क्रश करेंगे, तो वो टूटेगा नहीं और शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आप उसको रोल करेंगे, जैसे बेलन से आप बेलते हैं तो आटा चपटा होता जाता ना, टूटता नहीं है। लेकिन अगर आप उसी बेलन से, उसी रोलर से अगर आप किसी अ, और वस्तु को अगर आप बेलेंगे तो वो टूट जाएगा, पाउडर बन जाएगा। लेकिन जो मेटल्स रहते हैं वो या तो मेलिएबल रहते हैं, डक्टाइल रहते हैं, दोनों भी होते हैं। और एमिनेबल टू हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब अगर आप उसको हीट करके ऑल ऑफ सडन ठंडा करेंगे तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी,
यही काम आप वुड के साथ, लकड़ी के साथ करेंगे तो उसकी हार्डनेस में कोई अंतर नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो वो हीट ट्रीटमेंट को अमीनेबल नहीं होता वुड, लेकिन जो मेटल्स और अलॉयज होते हैं वो हीट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना, यही है इसका मतलब। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मेटल्स आर ऑफन ग्रुप्ड इनटू, मेटल्स की ग्रुपिंग हुई है कितने टाइप के। हम आगे बढ़ते हैं, मैंने बताया था ना फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल, ठीक है ना। मेटल्स या फिर मेटालिक किस में जाते हैं, दो ग्रुप में, एक फेरस और एक नॉन फेरस। पीछे देखते हैं, ये देखिए मेटालिक किस में, दो ग्रुप बने, फेरस नॉन फेरस, इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे नंबर वन। नंबर वन क्या है, फेरस। फेरस मटेरियल, फेरस मटेरियल का जो मेन कंपोनेंट रहता है वो रहता है पिग आयरन। मैंने आप लोगों को एक सवाल पूछा था कि पिग आयरन को पिग आयरन क्यों कहा जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा जरा, ठीक है ना। और जिसको नहीं पता वो रिसर्च कर ले कि वाई पिग आयरन इज कॉल्ड पिग आयरन, इसका नाम पिग आयरन ही क्यों पड़ा। पिग मतलब हम जानते हैं, पिग मतलब होता है एक जानवर है, ठीक है ना, पिग माने एक जानवर है, उसको आम भाषा में हम सुअर बोलते हैं, ठीक है ना। और हिंदी में मतलब उसको शुक्र, आई थिंक शुक्र बोलते हैं, शुक्र, ठीक है ना। तो इस जानवर के नाम से हमने इसका नाम क्यों रखा, इसको हिंदी में बोला जाता है कच्चा लोहा, याद रखिएगा, इसको हिंदी में बोला जाता है कच्चा, कच्चा लोहा। पिग आयरन को हिंदी में बोला जाता है कच्चा लोहा, ठीक है। पिग आयरन माने कच्चा लोहा, और इंग्लिश में इसको पिग आयरन बोला जाता है। तो जो फेरस मटेरियल है, इसका जो प्राइम सबसे मुख्य जो मटेरियल है जिससे फेरस मटेरियल बनता है, वो होता है पिग आयरन, प्रिंसिपल रॉ मटेरियल। और ये कच्चा लोहा है, डायरेक्ट पिग आयरन से कुछ नहीं बनाते, पिग आयरन से हम दूसरे प्रकार के मटेरियल बनाते हैं। प्रिंसिपल रॉ मटेरियल फॉर ऑल फेरस प्रोडक्ट। और पिग आयरन कहाँ से मिलता है, पिग आयरन मिलता है ब्लास्ट फर्नेस से। ब्लास्ट फर्नेस को हिंदी में बोला जाता है धमन भट्टी, ध्यान रखिएगा, ब्लास्ट फर्नेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, धमन भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस को कहा जाता है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस से निकला पिग आयरन, और पिग आयरन से हमने दूसरे प्रकार की वस्तुएं बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। प्रिंसिपल आयरन ओर, अब पिग आयरन आयरन ओर से निकलेगा। आयरन ओर क्या होते हैं, आयरन ओर मतलब वो रॉ मटेरियल होते हैं किसी मटेरियल को निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल आयरन ओर क्या है, हेमिटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है और सिल्डराइट है, ये उसके केमिकल फॉर्मूले दिए हुए देख लीजिएगा। उसके बाद नॉन फेरस मटेरियल्स क्या होते हैं, नॉन फेरस मटेरियल्स विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम आयरन इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड एंड जिंक, जिसमें आयरन नहीं होता है वो नॉन फेरस होता है। आगे देखिए, कॉमन एप्लीकेशन क्या है, सब जानते हैं। मेटालिक के कॉमन एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल, पूरा मेटालिक या अलॉयज की बॉडी से बनता है। फार्मिंग में जो आपके प्लाऊ बनते हैं, प्लाऊ मतलब हल होता है, या फिर आपका ट्रैक्टर बनता है, वो सब आपका उसी से बनता है, मटेरियल मेटल से। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, आपका जो पावर प्लांट में टरबाइन वगैरह बन रहा है वो सब इसी से बनेगा, मेटल या मेटालिक कंपोनेंट से। और डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके वायर होते हैं, हाई टेंशन वायर जो आप देखेंगे रस्तों में, वो सब इसी से बनता है, मेटल से। मैन्युफैक्चरिंग टूल्स आपने देखा होगा, प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, ये सब उसी से बनते हैं। और हाउस होल्ड, आपके बर्तन वर्तन है, आपका गैस सिलेंडर है, वो सब इसी से बनता है, ठीक है ना। तो ये कॉमन एप्लीकेशन है मेटल्स का। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल बताया था, ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, या तो प्लांट से या एनिमल ओरिजिन का होगा। एंड वर वर पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वंस, मतलब कभी किसी जीवित प्राणी का पार्ट था वो। ऑर्गेनिक मटेरियल उसी को कहा जाता है। प्लांट या एनिमल ओरिजिन का होता है, उसका स्रोत क्या रहता है, या तो कोई या तो कोई वनस्पति से आएगा, या तो फिर किसी पशु पशु पक्षी से आएगा, वो प्लांट या एनिमल ओरिजिन का रहेगा, और कभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट था वो। द ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। तो क्या होता है, कार्बन मेन रहता है, कार्बन रहता है इसमें भी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, और कुछ अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल का ये दोनों डेफिनेशन रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, प्लास्टिक है, कॉटन है, कॉटन हम जानते हैं, कपास, रुई, रुई किससे आता है, प्लांट से आता है। हमारे जो कपड़े हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। कॉटन के बाद नायलॉन है, नायलॉन भी पेड़ों से ही निकलता है, ठीक है ना। इसके बाद टेरिलीन है, टेरिलीन भी एक प्रकार का रेजिन होता है, ये भी वहीं से आता है। रबर है, लेदर है। तो आई होप ये सब क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल का हम देखेंगे, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आर कंपाउंड ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो देखिए कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स किसके, मेटालिक के और नॉन मेटालिक के, बट डोंट कंटेन एनी एनिमल सेल, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एनिमल सेल नहीं होता है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक कहा जाता है। द कॉमन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आर सिरेमिक, सीमेंट, ग्लास, एब्रेसिव्स एंड रिफ्रैक्टरीज। आप देखिए सिरेमिक्स होते हैं, सिरेमिक्स में क्या किया जाता है, ग्लास भी सिरेमिक में ही आता है आपका। बेसिकली आपके जो आपने देखे होंगे वो जो कप प्लेट्स नहीं रहते आपके, जिसमें आप चाय वाय पीते हैं, वो सब सिरेमिक मटेरियल्स होते हैं। सीमेंट आप जानते ही हैं, पत्थरों को पीस के बनाया जाता है। ग्लास आप जानते हैं, ग्लास माने शीशा। एब्रेसिव, एब्रेसिव जैसे आपका रेत है, रेत सैंड पार्टिकल्स, तो वो एब्रेसिव्स में आ जाते हैं।
रिफ्रैक्टरीज क्या होते हैं, जो आपके ब्रिक्स बनती है रिफ्रैक्टरीज की, आपके भट्टी के आजू बाजू लगाई जाती है, ये हीट ट्रांसफर को रोकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर हर कोई जानता है, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स होती है, लेजर कम्युनिकेशन में काम आती है। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर आपने देखा होगा, आपका जो फ्यूज देखा आपने, फ्यूज फ्यूज किससे बना रहता है, वो फ्यूज बना रहता है ना, वो एक सिरामिक टाइप के मटेरियल से। आप उसको निकालते हो, फिर उसमें वायर चेंज करते हो, फिर लगाते हो। रेजिस्टर्स और सुपर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स सब पता ही है आई होप आप लोग को। आगे फिर से देखते हैं फेरस मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा, ये सब बता ही चुका हूँ मैं, ठीक है ना। फेरस मटेरियल, पिग आयरन प्रोड्यूस बाय रिडक्शन ऑफ आयरन, और आयरन उनका रिडक्शन होता है किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में। कोक को यूज करते हैं, कोक एक टाइप का फ्यूल होता है जो बर्न होता है, ठीक है ना। ये सब पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ पिग आयरन डिपेंड्स अपॉन द ओर एंड टाइप ऑफ कोक यूज्ड इन मैन्युफैक्चर इज जनरली टेकन टू बी। क्या कंपोजिशन है पिग आयरन का, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पिग आयरन की। उसका कंपोजिशन क्या है, कार्बन 3 से 4%, सिलिकॉन 1 से 3.5%, फॉस्फोरस 0.1 से 2%, मैग्नीज 0.2 से 2.5%, और सल्फर 0.04 से 0.2% तक। चाहे तो इसको याद कर लीजिए, ये लिखने पे इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, एग्जाम में नंबर अच्छे आते हैं। उसके बाद रॉट आयरन, रॉट आयरन क्या होता है, रॉट आयरन को बोला जाता है, इसको बोला जाता है पिटवा लोहा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पिटवा लोहा, ठीक है। रॉट आयरन क्या होता है, फेरस मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ लेस देन 0.1% कार्बन होता है, 1 से 3% क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड स्लैग होता है। अब आप लोग का एक होमवर्क है, स्लैग क्या होता है ये मेरे को आप बताएंगे पता करके, व्हाट इज स्लैग, मैंने लिखवाया था आप लोग को, आई थिंक यहीं पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। 0.1% कार्बन रहता है और 1 से 3% फाइनली डिवाइडेड स्लैग होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मेटल। स्लैग बराबर तरीके से पूरे मेटल में बटा हुआ रहता है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर आप एक गिलास पानी में आप शक्कर डाल देते हैं, ठीक है, तो अगर आप शक्कर डालेंगे तो शक्कर अभी नीचे जमी हुई है, तो अभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। तो अगर आप अभी भी पानी पियेंगे तो आपको उतना स्वीटनेस नहीं आएगा, लेकिन आप उसको थोड़ा सा चम्मच डाल के उसको थोड़ा सा रोटेट कीजिए, थोड़ा टर्बुलेंस क्रिएट कीजिए, तो धीरे धीरे शक्कर घुल के यूनिफॉर्मली पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब आप इस वाटर का कहीं से भी एक बूंद भी पियेंगे तो आपको स्वीटनेस ज़्यादा महसूस होगी, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस और स्लैग का ये रॉट आयरन का दिया हुआ है, ठीक है ना। रॉट आयरन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, क्या होता है, प्योरेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ आयरन, रॉट आयरन प्योरेस्ट होता है, ठीक है ना। लाइट ब्लू कलर का होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसको टेम्परिंग और हार्डनिंग करना आसान होता है, हीट ट्रीटमेंट आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। शॉक और कोरोजन को रेजिस्ट करता है, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी और टफनेस अच्छी रहती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखिएगा, डक्टिलिटी क्या होती है, मेलिएबिलिटी क्या होती है, टफनेस क्या होती है। एप्लीकेशन देख लीजिए क्या क्या है, चेन्स है, क्रेन हुक्स हैं, बोल्ट्स हैं, ठीक है ना, स्टीम एंड वाटर पाइप्स हैं, शिप यार्ड्स, रेलवे कपलिंग्स, फार्म इम्प्लीमेंट। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन माने ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, ठीक है ना। तो आई होप आज का लेक्चर का टाइम हो गया अपना खत्म, और अब हमको कल से हम कास्ट आयरन से शुरू करेंगे। तो रिवीजन क्लासेस हैं, आप लोग अटेंड कीजिए, बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए इसका, आराम से अटेंड कीजिए, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, मैं भी बहुत स्पीड में चलूंगा, कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं जहाँ मेरे को लगेगा वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग उसको रिवाइज करते चलिए, अटेंडेंस जरूर मेंटेन कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक मेरे को लग नहीं रहा शायद किसी का अटेंडेंस आया मेरे पास। तो फिर अपन मिलते हैं, और कल आई होप शायद कल लेक्चर नहीं लग पाएगा, मे भी शायद परसों लगे, लेकिन मैं आप लोग को कॉल करूँगा आपकी कॉपीज चेक करने के लिए, आज ही से शुरू कर रहा हूँ मैं। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, और प्लीज़ पढ़ाई कीजिए जितना ज़्यादा हो सके।